When the inflation increases, RBI is blamed. When the growth slows down, the RBI is questioned. And when the rupee moves, the RBI is in the news. So what exactly is the RBI's role in the economy? Understanding this is very important if you are an RBI grade B aspirant. So is RBI all about repo rates and inflation? And the answer is no. So let's decode what is the major role of RBI in the economy in a structured way in this particular video. So here we have a beautiful image where we can see that almost all the roles of the RBI in the economy are covered, right? So this can be definitely important for your examination. It's there in your course, and one by one we'll be discussing about each and every role of Reserve Bank of India. So let's get the discussion started. If I talk about the most visible role, it is the role of being a monetary authority, right? This is the most visible role of Reserve Bank of India, being a monetary authority. So what do you mean by being a monetary authority? You need to maintain the price stability and you need to support the economic growth as well, right? Maintaining the price stability and supporting the economic growth. So there should be a balance between price and the growth. Now on the surface part, अभी सुन के बड़ा easy लगता है कि सर प्राइस और ग्रोथ को कंट्रोल करना क्या बड़ी बात होती है, बट हैव अ लुक इन द कंट्रीज. So many countries who have struggled, there are so many countries who have actually struggled with the hyperinflation crisis, like Zimbabwe, we can say, right? So you can see the rate of inflation in Zimbabwe, and you can see that once they have released $100 trillion का नोट. आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इकोनॉमी को $100 trillion का नोट निकालना पड़ गया. क्यों? क्योंकि उनके रेगुलेटर्स ने कुछ गलतियां कर दी एंड दे वर नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. इसीलिए मॉनेटरी अथॉरिटी होने के लिए आपको यहाँ पे प्राइस और ग्रोथ में प्ले करना, एक बैलेंस मेंटेन करना बड़े अच्छे से आना चाहिए. सो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर वी हैव फिट फ्रेमवर्क. आरबीआई का फिट फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, राइट? व्हाट इज दिस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिट फ्रेमवर्क? दैट योर बेस रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, योर बेस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4% प्लस माइनस 2%. प्लस माइनस 2% मतलब कि आपका जो इन्फ्लेशन बैंड है दैट शुड बी एनीवेयर अराउंड 2% टू 6%. आपका इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है काफ़ी, राइट? अगर इससे नीचे हो या इससे ऊपर हो तो डेफिनेटली यहाँ आरबीआई इंटरवीन करता है. और एज ऑफ नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दिसंबर 2025 का इन्फ्लेशन डेटा क्या है रिलेटेड टू सीपीआई. ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अभी हम रेंज से बाहर हैं, राइट? और बाहर हैं तो क्या लोअर बैंड से बाहर हैं या अपर बैंड से बाहर हैं? सर आरबीआई एक एग्जैक्ट रेट क्यों नहीं दे देता इन्फ्लेशन की? क्योंकि देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट? प्लस माइनस तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है. सो दैट्स व्हाई आरबीआई इज फ्लेक्सिबल इनफ टू मेंटेन अ बैंड बिटवीन 2 to 6%. सो आपका फिट फ्रेमवर्क बोलता है 4% प्लस माइनस 2%, 2% ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है. अच्छा, फिट फ्रेमवर्क के अलावा भी आप जानते हो कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे डिसीजंस डिसाइड करता है, राइट? सो आरबीआई डिसाइड्स दी पॉलिसी रेट्स एंड द की इंस्ट्रूमेंट्स दैट आरबीआई इज यूजिंग इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड सो ऑन, राइट? सो बेसिकली whenever the inflation is high, the RBI tries to control the inflation by adjusting certain rates like repo rate. Just like RBI did in the December 2025 की monetary policy committee meeting, they have cut the repo rate by 25 basis point, which is now 5.25%, right? The current repo rate is at 5.25%. So कब इंक्रीज करना है कब डिक्रीज करना है थोड़ा वो समझ लेते हैं. तो देखो आरबीआई डायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. किसको? मनी सप्लाई को. लेट सपोज इन द इकोनॉमी देयर इज अ वेरी हाई मनी सप्लाई, देयर इज अ वेरी हाई मनी सप्लाई. सो अब मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब आप लोगों की पॉकेट्स में पैसे बहुत ज्यादा आ गए, राइट? मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में एज अ होल, तो अब इन्फ्लेशन भी डेफिनेटली हाई होने वाला है. आज अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप कम खर्चा करोगे, पर 1 लाख है तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, राइट? सो व्हेन मनी सप्लाई गोज अप, inflation also goes up and RBI increases the repo rate, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ जाएंगे तो लोग कम पैसा लोन लेने में प्रेफर करेंगे, राइट? इंडस्ट्रीज और लोग क्या करेंगे? कम पैसा उठाने में बिलीव करेंगे. दे वॉन्ट बी रेजिंग टू मच डेट, राइट? और लोन. सो इस तरह से आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट को कंट्रोल करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, एंड एट द एंड इट रिजल्ट्स इन द कंट्रोल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? वैसे ही अभी अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बूस्ट करनी है,
राइट। इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल रेंज में आरबीआई चाहता है कि थोड़ा ग्रोथ को बूस्ट करते हैं तो आरबीआई रेपो रेट को कट कर देता है, जो एक्चुअली वो काफी टाइम से कर रहे हैं, और दिसंबर 2025 के अंदर भी आरबीआई ने 0.25% से यहां पे रेपो रेट को कम किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। तो हम देख सकते हैं आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को ही नहीं डिसाइड करता है, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर और सुपरवाइजर भी है। एंड यू कैन सी दैट रिसेंटली ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स of 35 NBFCs. By cancelling the registration certificates, these entities will no longer be able to carry out the NBFC business, right? कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया होगा, कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं किए होंगे, तो इसी तरह से आरबीआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर भी है साथ में। सो वेदर वी टॉक अबाउट द बैंकिंग एंटिटीज, नॉन बैंकिंग एंटिटीज या फिर पेमेंट सिस्टम की, सो अगर कोई भी की रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई सर्कुलर्स फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनके साथ भी यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। इसी को रेगुलेटरी और सुपरविजन का फंक्शन बोलते हैं फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीजों पे डील करते हैं। एंड द होल आइडिया इज मेंटेनिंग दैट पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इंश्योरिंग द डिपॉजिटर्स सेफ्टी, ताकि रिस्क कम से कम किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनबीएफसीज को, यहाँ पे काफी सारी एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो आरबीआई is a regulator and it is a supervisor. Acha, RBI is not just the monetary authority or the regulator or supervisor, but RBI is also the manager of foreign exchange, right? So RBI सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स की तरह RBI भी हमारा बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है, जैसे कि डॉलर्स हो गया और दूसरी करेंसीज हो गई, गोल्ड हो गया, राइट? इसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स बोलते हैं। सो जैसा अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा, मिस्टर ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, तो डॉलर काफी पावरफुल होने लग गया बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉलिसीज दैट वर इन फेमस दैट वर इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? सो डॉलर का पावरफुल होना मतलब रुपी का वीक होना। सो सिमिलरली रुपी वीक होता गया। सो अब इस वोलेटिलिटी को, इस फॉरेक्स वोलेटिलिटी को हाउ द आरबीआई विल बी काउंटरिंग। सो द आरबीआई विल डेफिनेटली डू सो मेनी थिंग्स टू काउंटर दिस वोलेटिलिटी। जैसे कि आपने देखा हो आरबीआई ने अग्रेसिवली फॉरेन करेंसी यानी कि यूएस डॉलर को सेल करना चालू कर दिया। व्हाई आरबीआई स्टार्टेड सेलिंग द यूएस डॉलर्स? सो लेट्स सपोज इट्स अ टोटल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? इट्स अ टोटल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो अगर आरबीआई हैवी क्वांटिटी में यूएस डॉलर्स को सेल करना चालू कर दे, राइट, तो यूएस डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप इनको सेल कर रहे हो मतलब आप करस्पॉन्डिंगली आईएनआर को बाय कर रहे हो। If you are selling something, then that means you are buying some other currency. So आप INR को buy करके उसकी demand boost कर रहे हो, at the same time you are selling the US dollars, right? You are creating a excess supply of US dollars. So इससे क्या होगा, आपका rate stabilize हो जाएगा थोड़ा बहुत. And RBI also conducted swaps, INR USD by INR swap to control this kind of volatility. So can I say that managing the foreign exchange reserves, intervening in the foreign markets, forex market, maintaining the orderly movement of rupee is a core function of Reserve Bank of India. Why? Because in India we are following managed float, which is also called as dirty float, right? अब देखो फॉरेन एक्सचेंज जो सिस्टम होता है, आईएनआर की प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है, तो ग्लोबल कंट्रीज जो है कुछ तो फिक्स्ड रेट सिस्टम फॉलो करती है। मतलब अगर मैंने मान लो आईएनआर की वैल्यू को किसी और करेंसी के हिसाब से पेग कर दिया, जैसे दुबई की जो करेंसी है दैट इज पेग डायरेक्टली टू यूएस डॉलर, सो दैट इज अ फिक्स्ड रेट सिस्टम, दैट इज अ fixed rate system. There can be a fluctuating rate system also. That means the currency rates are totally determined by the demand and supply forces. हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, तो हमारे यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोट और डर्टी फ्लोट सिस्टम फॉलो होता है। मतलब वी फॉलो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई रूल्स बट सब्जेक्ट टू आरबीआई इंटरवेंशन, सो आरबीआई कैन डेफिनेटली इंटरवीन इन द प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द इशूअर ऑफ करेंसी। सो ये जो हमारी करेंसी होती है, राइट, इसका सोल इशूअर हमारे यहाँ पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया, एंड नॉट जस्ट करेंसी नोट्स बट आरबीआई इज ऑल्सो ड्राफ्टिंग सो मेनी पॉलिसीज लाइक द क्लीन नोट पॉलिसी इन इंडिया विच इज रिलेटेड टू द क्लीन करेंसी नोट्स। आई कैन से दैट द इशूअर ऑफ नोट एक्सेप्ट 1 rupee नोट विच इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेस्ट आरबीआई ही यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैनेज कर रहे हैं। प्लस नॉट जस्ट the physical currency, but now I can talk about CBDC also, which is also called as digital rupee, right? It is also called as digital rupee, and we have discussed multiple times in different videos
what is central bank digital currency? It is a e-rupee. So it's a digital version of your fiat currency. ये आपकी fiat currency का digital version है, इसको भी RBI ही govern करता है directly. So except the coins and 1 rupee note, यहाँ पे RBI sole authority है for the issuer of currency. Next function is banker and debt manager to the government. So can I say that RBI is acting as a banker to the central government and the state government. So RBI is actually maintaining the government accounts, receives and makes payment on behalf of government, and it also manages the public debt. Some of the key instruments are government securities, are treasury bills and bonds. राइट. सो आरबीआई ये सारा काम करता है. ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने वर्ड सुना होगा, जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करता है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए, राइट, इनटू द सिस्टम. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एंड मींस एडवांसेस आल्सो. सो रिसेंटली ओनली आरबीआई हैज released the news related to the ways and means advances to state government to match the temporary liquidity position. So say for example, in case if the states are having any kind of liquidity mismatch, right, cash flow mismatch, they can also take loans from Reserve Bank of India for short term purpose. इसी को हम बोलते हैं WMA, ways and means advances for mitigating the temporary liquidation issues, or I can say cash flow mismatches. Then here we can see that RBI is also regulating the payment system. So not just UPI but RTGS, NEFT, IMPS, everything is being regulated by RBI only. So जितना भी आपका payment system है, whether physical, whether digital, everything is done by RBI only here. So we all know modern economy runs on payment system and RBI is controlling the backbone of it. So it ensures safety, security and efficiency in the payment system. Next role is the developmental and promotional role of Reserve Bank of India. So RBI is also ensuring the development of some specific sectors like agriculture. There are so many sectors, right? That's why we do have PSL norms, which is priority sector lending norms. इनकी rates change होती रहती है frequently. So if I talk about the PSL norms, आरबीआई डिसाइड करता है कि इकोनॉमी के कौन से सेगमेंट में कितना मिनिमम अमाउंट जाना ही चाहिए, राइट. वी डू हैव सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, लाइक एमएसएमई. सो इन सारे सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर एडिक्वेट कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रेडिट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो आरबीआई ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं. वाई? बिकॉज दे आर प्लेइंग अ ह्यूज डेवलपमेंटल रोल इन द इकोनॉमी प्लस प्रमोशनल रोल ऑल्सो. आरबीआई ऑल्सो हैज टू इंश्योर financial inclusion at a wider level in the country, that whether people are actually having the access, whether people are able to use the financial products or not, right. So यहाँ पे RBI का बहुत बड़ा रोल है. RBI के preamble के अंदर भी clearly लिखा हुआ है कि RBI has to keep in mind the objective of growth also. आप last line पढ़ोगे तो objective of growth is also one of the key role of Reserve Bank of India in the economy. So इनको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ता है कि एज ए होल हमारा पेमेंट सिस्टम, हमारे बैंक्स, हमारे नॉन बैंक्स और सारे सेक्टर एक अच्छी तरह से इकोनॉमी के अंदर ग्रो करें. सो वी कैन से दैट आरबीआई इज नॉट जस्ट अ रेगुलेटर बट इट इज अ डेवलपमेंट पार्टनर ऑल्सो ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. अच्छा, एक और रोल मैं आपको बताना चाहूंगा आरबीआई का, इज कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टेबिलिटी रोल. दिस इज अ एडिशनल रोल बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटिंग एंड स्टेबिलिटी रोल. नाउ दिस रोल इज नॉट हाईलाइटेड बट इट इज क्वाइट रेलेवेंट. If I talk about financial stability, so there is a department in RBI which is taking care about the financial stability of the economy. आपने देखा होगा RBI frequently releases the financial stability report also. So it is actually monitoring the systematic risk in the economy, stress testing, macro prudential regulation. ये सारी चीज़ें RBI बहुत ही अच्छे तरह से मॉनिटर कर रहा होता है और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है with different regulatory bodies for the crisis management, right? So RBI guys is having a monetary role, it's having a regulatory, developmental, external, fiscal and digital roles. So in this particular video हमने देखा कि कितने सारे roles होते हैं RBI के in the economy. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.